अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। सेनेट इलेक्शंस आने वाले हैं और उससे पहले उम्मीदवारान अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। इस सब सेनेट इलेक्शंस की जो आगे गेम बनेगी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिली थी। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर मामला गया था, उन्होंने दरखास्त वापस कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और अब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। वहां से देखा जाएगा कि आगे मामला क्या बनता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर दो ग्रुप्स ऐसे नजर आ रहे हैं जो मुतजाद बातें कर रहे हैं। पहले मरवत साहब ने, शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि फैसला हुआ था कि हम मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के साथ इल्हाक करेंगे, लेकिन उसके बाद अचानक फैसला तब्दील हो गया। और फिर कल उनकी बात को एंडोर्स करते हुए अली जफर साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला सही नहीं था और ये फैसला जिसने भी किया इस पर नजरसानी करना पड़ेगी। अब किस तरह से नजरसानी हो सकती है ये अपने आप में एक अलग सवाल है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा कि MWM के साथ इत्तेहाद का फैसला था, अगले दिन वो फैसला तब्दील हो गया और पार्टी के उसके अलावा गौहर खान साहब जो कि इससे पहले पार्टी के चेयरमैन भी थे, वो ये फरमा चुके हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये तय करते हैं, देखते हैं कि मामला हुआ कहाँ पे। हमारे साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा साहब मौजूद हैं। भैया सर, आपने वक्त दिया है, ये फरमाइएगा कि आपकी किससे बात हुई थी, ये आपको क्या लगता है इन दोनों में से, क्योंकि एक ही पार्टी और सीनियर मोस्ट लोग, एक कुछ और बात कर रहा है और दूसरा कुछ और बात कर रहा है। एक कह रहे हैं कि आपसे तो इल्हाक का मामला हुआ नहीं था और अचानक नाम आ गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, और गौहर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक फैसला है और आप ही से बात हुई थी। आपकी बात किससे हुई थी सर? साहिबजादा साहब, आवाज आ रही है? हामिद रजा साहब, आपको आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप? कुछ टेक्निकल इशू है, उनसे दोबारा चेक करते हैं कॉल, उनसे दोबारा जरा कनेक्ट कीजिए। अब मामला यहां पर यूं है कि साहिबजादा हामिद रजा साहब ने एक ट्वीट की कल के रोज और उन्होंने कहा कि अपनी आपकी जो लड़ाई है इसको अपने दरमियान में ही रखें और हमारे तक ये मामला ना लेकर आएं। और साथ उन्होंने कहा कि बेहतर यही होगा कि इस मामले को अपने घर के अंदर हल कर लें। उन्होंने कहा कि ये फैसला बानी PTI ने किया था, इमरान खान साहब का ये फैसला था। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है देखना कि ये इमरान खान का अगर फैसला था तो पार्टी के अंदर क्या ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान खान के फैसले को भी वीटो कर देते हैं, या फिर उनको बताए बगैर ये सब मामला हो गया, या फिर ये मामला हुआ कि एक वुकला का ग्रुप पहले जाकर मिला, उन्होंने जाके बातचीत की और फैसला हुआ कि MWM के साथ इल्हाक होगा। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम उसके बाद जो दूसरा ग्रुप गया जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर साहब, वो ये कह रहे हैं कि एंड पे एक ग्रुप गया, वो बाहर आया और उन्होंने आके ऐलान कर दिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इल्हाक का। साहिबजादा हामिद रजा साहब एक दफ़ा फिर ऑनलाइन है हमारे साथ। थैंक यू, वक्त दिया सर आपने। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये आपस में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो मुख्तलिफ वर्जन सामने आ रहे हैं, आप कुछ उस पर क्लैरिटी दीजिए कि आपकी बात इमरान खान साहब से हुई थी और लास्ट जो कह रहे हैं कि पहले तो उनसे हो गई थी, ये पता नहीं किसने कर दिया, SIC के साथ इल्हाक का मामला, तो किससे आपकी एग्जैक्टली बात हुई थी सर? मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि ये ऐसे नहीं हुआ कि कोई अंदर गया और उसने बाहर आके ऐलान कर दिया। दो डिसीजंस, दो पार्टीज चल रही थी अंडर कंसिडरेशन, MWM और SIC। इस हवाला से मीटिंग हुई पहली और 3 मीटिंग्स हुई और तीनों इमरान खान की अप्रूवल के साथ हुई। उसके अंदर राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद थे, मैं मौजूद था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उमर अयूब साहब, गौहर खान साहब और असद कैसर साहब मौजूद थे एक मीटिंग में। फिर उसके बाद दोबारा 2 मीटिंग्स और हुई। फाइनल ये हुआ कि जी SIC के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया जाएगा। ये फैसला, ये चीजें तमाम तय करके, चूंकि अंदर से पूछा गया था कि क्या इन पार्टी की कोई शराइत हैं या कुछ चीज, हम जो कि बहुत पुराने इत्तेहादी हैं तो हमने कहा जी नहीं, हमारी अनकंडीशनल हमायत होगी। और मैं आल्दो उस वक्त इंसिस्ट कर रहा था कि MWM के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए, तो वहां से ये इंसिस्ट हो रहा था कि SIC के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया जाए। कलेक्टिवली ये चीज फाइनलाइज हो गई। फिर उसके बाद एक पूरा डेलीगेशन। SIC को कौन इंसिस्ट कर रहा था सर? खान साहब जी, आप कह रहे हैं ना कि इंसिस्ट किया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ किया जाए मुबादा के MWM के साथ? MWM की तरफ से भी इंसिस्ट किया गया। हम लोग 20 साल से इत्तेहादी हैं भाई, हमारी चूंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। हमने कहा चूंकि दोनों अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं तो आप जिसकी तरफ से मर्जी ज्वाइन करें, क्योंकि रिजर्व सीट का मामला टेक्निकली दोनों पार्टीज का सेम था कि दोनों पार्टीज ने अपनी लिस्ट नहीं जमा करवाई हुई थी। अब आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट कि क्यों और कैसे जमा नहीं हुई, लेकिन बहरहाल दोनों ने जमा नहीं करवाई थी। खान साहब के पास डेलीगेशन गया, खान साहब का मैसेज हमें कम्युनिकेट हुआ 1 या 2 जराए से नहीं,
4-5 साइट से, जिसके अंदर लॉयर्स की एक टीम थी, उसने हमें कम्युनिकेट किया। फिर सबसे बढ़कर अपना गौर खान साहब और उमर अयूब साहब और रऊफ हसन साहब, इन तमाम लोगों की तरफ से हमें कम्युनिकेट किया गया। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऊपर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो अब ये कहना कि ये कोई गया और खान साहब की मर्जी के बगैर हो गया, या ये हो गया या वो हो गया, मैं इस राय से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि हम भी बहरहाल मैच्योर लोग हैं, समझदार लोग हैं। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपॉइंटेड लोग और उनकी पार्टी की मेन हायरार्की न सिर्फ मुझे बल्कि राजा नासिर अब्बास साहब को भी इस लूप में ले रही थी, और फिर खान साहब की कंसेंट के साथ पार्टी सेक्रेटेरिएट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी डिसीजन हुआ, बिल्कुल ठीक। तो फिर ये कहना कि कोई गया और कोई आ गया, ये मेरा ख्याल है गलत है। और ये बात भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि शेरानी साहब के हवाला से फैसला नहीं हुआ था। उस वक्त 3 पार्टीज ऑन बोर्ड थी, एक शेरानी साहब की, एक MWM और एक SIC। इन तीनों पार्टियों के हवाले से तीनों से मुख्तलिफ शराइत पूछी गई, हमारी कोई शर्त नहीं थी। MWM की तरफ भी कोई शर्त नहीं थी, और शेरानी साहब की तरफ से कुछ चीजें थी, तो मेरा ख्याल है वो लोग ठीक हो गया। अच्छा साहब कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ये फरमाइएगा, आपने भी लिस्ट जमा नहीं कराई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपनी जो प्रेफरेंशियल लिस्ट है वो जमा नहीं करवाई, ये बात बता चुके थे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को? और क्या उन्होंने आपसे पूछा था या आपने खुद ही बताया था? ये डिस्कस हुआ था इससे पहले? हमने पूछा नहीं था, पूरा लीगल स्टेटस चेकअप हुआ था। PTI की लीगल टीम ने इलेक्शन कमीशन में हम दोनों पार्टियों का पूरा स्टेटस, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, हमारा लीगल स्टेटस और हमारा एज अ पॉलिटिकल पार्टी तमाम चीजों को अच्छे तरीके से चेक किया था। सही। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग इस चीज को दूसरे एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। इस ज्वाइनिंग का बुनियादी मकसद ये था कि डिफेक्शन क्लॉज जो है अप्लाई करवाई जाए, ताकि हमारे कैंडिडेट्स जिन्हें हमारे पास इतलात थी कि उन्हें इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की जा रही है, तो जब वो एक पार्टी के बैनर के अंदर आ जाएंगे तो वो फिर फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकेंगे। और बिल्कुल उसी तरह हुआ, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि हमारे 300 प्लस पार्लियामेंटेरियंस की अगर हैसियत इंडिपेंडेंट रह जाती तो उसके अंदर खदशा ये था कि कल कलां को उन्हें, और ये 2 MNAs हमारे और 2 MPs हमारे स्किप हो भी चुके थे उस वक्त तक। तो इसका बुनियादी मकसद ये था कि एक पार्टी की ज्वाइनिंग देके उन्हें अंडर अम्ब्रेला ऑफ अ पार्टी ले आया जाए, ताकि वो फ्लोर क्रॉस ना कर सके। लेकिन एट द सेम टाइम अब वो रिजर्व सीट्स भी तो ले सके ना, उसके हवाले से लिस्ट नहीं थी, वो आपने बता दिया था पहले। अब अगर कोई आदमी इसके ऊपर आर्गुमेंट करना चाहता है तो मैं उसके ऊपर बसत एहतराम को बात कहना नहीं चाहता, लेकिन डे फर्स्ट हमें ये पता था इस चीज का कि इलेक्शन कमीशन की इंटेंशन मैलाफाइड है। क्योंकि देखिए, जो लोग कहते हैं कि MWM को ज्वाइन करके सीटें मिल जानी थी, उन लोगों को शायद ये नहीं पता कि वहां पर बैठे हुए तमाम लोगों ने पूरा केस लॉ स्टडी किया था दोनों पार्टीज का, और वहां पर ये इत्तेफाक राय था कि अगर MWM ने भी रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा नहीं करवाई, बिल्कुल ठीक, एक ही स्टेटस क्यों नहीं करवाई, उसकी वजह ये थी कि हमने PTI की तरफ से मुश्तरका अलायंस जमा करवा दी थी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान उड़ाने के बाद कंसीडर ही नहीं किया। उसमें सुन्नी ताहत कौंसिल की खवातीन भी थी, MWM की खवातीन भी थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन भी थी। अगर ये बिफोर टाइम हमारा बल्ले का निशान उड़ा देते तो हम लिस्ट भी जमा करवा देते। लिस्ट इसलिए नहीं जमा करवाई गई कि हमने तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दी थी, और जब इन्होंने बल्ले का निशान उड़ा दिया तो फिर MWM और SIC दोनों लिस्ट जमा करवा ही नहीं सकते थे। बिल्कुल ठीक, तमाम लोगों के पहले इल्म में थी। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो लोग ये बात करते हैं कि कोई अंदर गया बाहर आके एक और डिसीजन चेंज हो गया, उनको शायद इल्म नहीं है इस सारी बातचीत। भाईजान देखें, मुख्तलिफ ब्लॉक्स ऑफ पीपल हैं जो खान साहब के साथ मुलाकात करते हैं। मेरी तो चूंकि हो नहीं सकी, जिस दिन मेरे पास कोर्ट ऑर्डर से उस दिन 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दी गई खान साहब से मुलाकात, उस दिन राजा नासिर अब्बास साहब की मुलाकात भी थी। अब मुख्तलिफ लोग मिलते हैं, हमारे लॉयर जो हैं वो शुआइब शाहीन साहब मिलते हैं, शेर अफजल मरवत, बिल्कुल ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज है साहब, हो सकता है जिस मौके के ऊपर पार्टी की मेन हायरार्की के साथ खान साहब की डिटेल डिस्कशन हुई है, उस वक्त इनमें से 1-2 लोग वहां पर उस मीटिंग में मौजूद ना हो, क्योंकि हम वक्त तमाम लोगों की प्रेजेंस वहां पर नहीं होती। लेकिन ये बात मैं आपको 100%, और आज आपने गौर खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया है कि हमने खान चले ये सर ये तय हो गया। एक और चीज है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आगे चलते हैं। अब वो बल्ले का निशान इस वजह से गया था कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वो कबूल नहीं किए गए, उनके रिजल्ट्स अब दोबारा हुए हैं। उसके बाद अब ये है कि अगर ये कबूल कर लिए गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर निशान मिल जाएगा। आज असद कैसर साहब ने कहा कि बल्ला मिला तो दोनों पार्टी जम हो सकती हैं, और इससे मुराद ये कि आपकी पार्टी तहरीक इंसाफ में जम होगी। तो आप तैयार हैं इस चीज के लिए?
असद कैसर साहब ने ये बात हाइपोथेटिकली की है कि जम हो सकती हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये फैसला हो गया। नहीं वो तो है, लेकिन अगर जस्ट इन केस होता है। आज से कुछ अर्सा पहले एक मरतबा बात हुई थी और वहां पर भी चूंकि कानूनी तौर के ऊपर, आईनी तौर के ऊपर हमें तो किसी साइड से भी कोई मार्जिन देने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके ऊपर कानूनी माहिरीन की राय ये थी कि अभी हमें ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए कि हमारे कैंडिडेट्स की दोबारा हैसियत जम हो जाए। अभी पहले पीटीआई डिस्क्वालीफाई हुई है, उसके बाद एफआईसी भी डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो इट्स टू अर्ली टू कॉल राइट नाउ। लेकिन इसके ऊपर अभी इस हवाला से कोई बाकायदा मुशावरत नहीं हुई। असद कैसर साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं, लेकिन मेरी उनके साथ इस हवाला से बात नहीं हुई। उन्होंने मैं तो साहब की होगी, नॉट इन बैड सेंस। नहीं ऑब्वियसली गुड सेंस में की होगी वो तो, लेकिन वो देखे ना, वो मामला तो कानूनी तौर पे भी यूं ही हो सकता है कि अगर उनको मिल जाता है और वो फिर वहां पे उस निशान के साथ जाना चाहते हैं, तो जाहिर है कि ये तो नहीं हो रहा कि तहरीके इंसाफ फ्रैंकली स्पीकिंग और रियलिस्टिकली स्पीकिंग के तहरीके इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम हो जाए। मैं इस वक्त ये जानता हूं, आप ये बता रहे हैं कि आपकी उनसे अभी तक इस पर डिस्कशन नहीं हुई, इस पर डिबेट नहीं हुई, लेकिन आपकी राय इस पे क्या है? आपकी पार्टी के अंदर क्या राय होगी कि अगर ये इफ दिस अराइजेस के हाँ जी अब मामला आ गया है, जो कि हो सकता है आ जाए, तो मैं आपकी जाती राय पूछना चाह रहा हूं कि आप इस पे तैयार होंगे कि जम हो जाए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तहरीके इंसाफ? भाई मेरी पार्टी की जो पूरी शूरा है और आमला है, जब हमारे साथ ये मामला डिस्कस किया जाएगा तो जाहिर है हम अपनी शूरा और आमला के आगे मामला रखेंगे, तमाम चीजें उनके आगे रखी जाएंगी, फिर शूरा जो आमला फैसला करेगी। चूंकि मैं अपने पार्टी के आइन के मुताबिक सिंगल हैंडेडली फैसला करने की पोजीशन में नहीं हूँ, मैं इन मेजर डिसीजंस के अंदर अपनी शूरा और आमला के फैसलों का पाबंद हूँ। तो जो फैसला शूरा और आमला करेगी, मैं यकीनन उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को आगाह करूंगा। लेकिन एक बात मैं सिर्फ आपको बता दूं, एट नो स्टेज देयर विल बी एनी काइंड ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। पॉलिसी फाइनली इमरान खान साहब की ही है, उन्हीं की रहेगी, और ये तमाम एमएनएस जो हैं, पार्लियामेंटेरियंस, एमपीज, ये इमरान खान साहब की अमानत है, बिल्कुल ठीक है, सेटलमेंट के तौर पर मेरे हवाले किए गए हैं। ये अमानत बिल्कुल इसी तरीके से इमरान खान साहब के हवाले वापस की जाएगी जब वो और जिस तरह वो चाहेंगे। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये कि ये फैसला कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जम होगी तहरीक इंसाफ में नहीं, वो आपकी शूरा करेगी और आपकी पार्टी के आइन के मुताबिक अकेले आप वो फैसला नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। साहिबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर सवाल हम ये भी उठाएंगे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ये गलतियाँ मान रही है और उनके जो इत्तेहादी हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो खुद ये बात कर रहे हैं कि हमें ये पहले से पता था और ये बात डिस्कस हुई थी और एट लेंथ डिस्कस हुई थी कि हमारे पास तो हमने लिस्ट जमा नहीं कराई थी, और उसकी रीज़न वो ये बता रहे हैं कि वो एक मुश्तरका लिस्ट जमा करा दी थी, लेकिन इट वाज टू लेट कि उसके बाद एक और लिस्ट जमा कराई जाती तहरीक इंसाफ का जब निशान ले लिया गया था। तो अदालत से अब क्या तवक्को सुप्रीम कोर्ट से रखेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? उसके हवाले से गौर खान साहब का बयान अभी थोड़ी देर पहले हम आपको सुना चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि इस तरह का मामला हुआ तो फिर आप हमारे पास आइएगा। इसका लीगल एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तो डिवीजन नज़र आ रही थी इस मामले को लेकर कि मखसूस नशिस्तों के लिए जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इल्हाक किया गया था, बट एट द सेम टाइम ये गलती बाकायदा तस्लीम की गई है। शेर अफजल मरवत साहब भी इसको तस्लीम कर रहे हैं, आप इस बात को सेनेटर अली जफर साहब भी तस्लीम कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब, और इस बात को गौहर साहब भी तस्लीम कर रहे हैं। तो अब खुद आप ये कह रहे हैं, अगर आपकी जमात ये कह रही है कि हमसे ये गलती हुई थी, इन जमातों के साथ हमने इल्हाक किया, इन्होंने प्रेफरेंशियल लिस्ट पहले जमा कराई नहीं हुई थी वहां पे इलेक्शन कमीशन के पास, तो अब अदालत जो सुप्रीम कोर्ट जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहां से क्या सिर्फ ये उसूल तय कराया जाएगा कि जो हमारी सीटें ली गई हैं वो किसी और को नहीं मिल सकती, या फिर ये भी साथ प्रेयर रखी जाएगी और कोई उम्मीद आपको है कि वो सुप्रीम कोर्ट आपको वापस करे वो सीट्स? हमारा जो आईनी तौर पर केस बिल्कुल दुरुस्त है। बेशक उसने लिख के दिया था कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें अब शमूलियत हुई है, उस शमूलियत को एक्सेप्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने, और उनको हमारे जो इलेक्टेड एमएनएज एमपीएस हैं उनको उसका हिस्सा बना दिया है एज मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ सुन्नी इत्तेहाद है। तो उस लिहाज से जब एक पार्टी को आपने उसको इलेक्टेड मेंबर्स दे दिए हैं तो फिर उसकी प्रोपोर्शन से उसके जो रिजर्व सीट्स हैं वो भी देनी पड़ेंगी आईनी तौर पर। अब वहां पर जहां पर आके मसला आ रहा है वो कानून में एक जगह लिखा हुआ है
पॉलिटिकल पार्टीज टेकिंग पार्ट इन इलेक्शंस, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि चूंकि ये पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही थी, इसलिए इसको मखसूस रिश्ते नहीं दी जा सकती। ये इलेक्शन कमीशन ने भी लिखा है और अभी तक फाइनल फैसला जो है पेशावर हाईकोर्ट का नहीं आया, लेकिन मैं सपोज करता हूँ कि यही लगता है जो उनकी बहस के दौरान जो इनके रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस थी उससे ही लगता है। तो बहरहाल, लेकिन जब मैं आइन को देखता हूँ तो आइन में इस किस्म की कोई शिक नहीं है कि कहा जाए कि वो पार्टी जिस पार्टी ने बेशक इलेक्शन में हिस्सा ना लिया हो, लेकिन एक पार्लियामेंट के मेंबरान, आज़ाद मेंबरान उसको शामिल हो जाते हैं, तो वो उसमें लिखा हुआ है कि उनको भी उस पार्टी के मुंतखब मेंबरान। लेकिन हामिद खान साहब, आपकी अगर एक दफा समझा गया है तो फिर ये नहीं हो सकता कि उसको उसके तनासब से मखसूस रिश्ते ना दी जाए। ठीक है। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि आया जो अफहाम पैदा किया है इलेक्शन एक्ट में और सुप्रीम और इलेक्शन और जहाँ तक आइन का ताल्लुक है, आइन में इस किस्म की कोई शर्त नहीं है, तो आइन ही प्रिवेल करेगा ना। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपकी अपनी जमात के जो लीगल ईगल्स हैं वो सारे ज्यादा एम्फेसाइज कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा इलेक्शन एक्ट की उन शिकों पर कर रहे हैं जहां पर लिस्ट जमा कराना, पहले जमा कराना जरूरी है, और वो खुद इस चीज का एतराफ कर रहे हैं कि ये हमसे गलती हुई है। और फिर इस चीज के बाद रिलीफ की क्या तवक्को वहां से रखी जाए, चूंकि प्रेयर ही पहले ही वो कह दें कि हाँ जी इसी को हम ज्यादा पहले देख रहे हैं इलेक्शन एक्ट को, और फिर उसके अलावा वो कहें हाँ जी ये गलती तो हमसे हुई है और वो इसको एतराफ करें, तो फिर अदालत कानून और आइन ने तो अपना रास्ता खुद इख्तियार करना है ना। ये तो ओपिनियन की बात है। बेशक ओपिनियन ये है, असल में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह भी ये होती है कि हमारी लीडरशिप जो है वो तो जेल में है। फैसला जो भी किया जाता है, जहाँ तक मुझे इल्म है, वो फैसला इसका नहीं बल्कि MWM का हुआ था फैसला के उसके साथ, क्योंकि उसका तो सर दोनों ने जमा नहीं कराई, दोनों ने लिस्ट जमा नहीं कराई। अभी हमने पूछा हामिद रजा साहब से, तो वो फैसला हुआ था, लेकिन उसके बाद तो हमारे KPK के कुछ मेंबरान पे बहुत दबाव उनके वोटर्स का आया है, जो कि जिनकी थिंकिंग जरा थोड़ी सी सेक्टेरियन थी, तो उन्होंने कहीं इनको थ्रेटन किया कि अगर उनमें शामिल हो गए इसका मतलब है कि आप सहाबा की तौहीन कर रहे हैं। मैंने उनको समझाने की कोशिश भी की थी जब ये डिस्कशन थी कि देखें, ये हामिद खान साहब, ये KP से ये लीडरान ने ये आर्गुमेंट उठाया था। एक मजबूरी के तहत, चूंकि हमें सिंबल से महरूम किया गया, हम एक मजबूरी के तहत हम ये अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए ये आप लोगों को समझा सकते हैं कि हमारा कोई सेक्टेरियन एंगल नहीं है। वो MWM को हामिद खान साहब, ये KP से किसने कहा था ये बात? वो जो थी सोच प्रिवेल कर गई है कि नहीं यार हम इनके साथ नहीं जा सकते हैं, जो भी ऑल्टरनेटिव है वो सुन्नी साथ में चले जाएं। उससे बुनियादी बात ये नहीं कि इख्तलाफ अंदर नहीं था, मसला ये है कि हमारी पार्टी की बेशतर लोग अंडरग्राउंड है और हमारे जो लीडर्स हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो हैं, वो जेल में है, तो कहीं बैठ के आपस में मशवरा नहीं हो पा रहा, ये सबसे बड़ा मसला है। ठीक है, मैंने तो मिल लिया नवाब खान साहब से, मैंने MWM की बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, बल्कि इस फैसले को तब्दील होने का भी नहीं पता चल सका कि कैसे तब्दील कर दिया गया बाद में। अच्छा, तो ये सारे मामला जब इस पार्टी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है कि उसकी सारी लीडरशिप जो है वो या तो जेल में है या अंडरग्राउंड है। हामिद खान साहब, ये में कोई भी फैसले जो करने हैं मुमकिन नहीं होते। डिसरे में है पार्टियों को आपने आजाद किया हो, उनकी सारी लीडरशिप हम मशवरा हो गया, अपने फैसले करती, हम इससे बाहर हैं। हामिद खान साहब, ये जो कि सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर MWM के साथ ना जाया जाए, ये KP की लीडरशिप की तरफ से रिजर्वेशन आई थी जो आप बता रहे हैं, आपसे भी डिस्कस हुई? देखिए, इसमें कुछ हमारे मेंबरान जो MNA वगैरह इलेक्ट हुए हैं, उन पर इस किस्म के प्रेशर आए हैं उनके कंस्टिट्यूएंसी से। बिल्कुल ठीक। और ये उन्होंने शायद कुछ लोगों ने थ्रेटन भी किया है कि आइंदा से हम आपको वोट नहीं डालेंगे, आपने किस तरह से इस पार्टी के साथ जाने का सोच लिया, ये वो। लेकिन बात ये थी कि वो एक ऐसा प्रेशर था जो कि हम सह सकते थे, लेकिन चूंकि सही माने में अच्छी तरह आपस में बैठ के मशावरत नहीं हो सकी, तो इसलिए ये सारे
जो हम मुश्किलात देख रहे हैं, हम यही तो कहते थे कि इवन प्लेइंग फील्ड हो, दूसरी पार्टी की लीडरशिप आजाद है, वो बैठते हैं, फैसले करते हैं, इख्तलाफात भी रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी पीटीआई के पास नहीं है। हामिद खान साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब कुछ फैसले हैं उनको इन अ वे, इफ आई वुड कॉल इट, कि वीटो भी किया गया है और उन्होंने एक फैसला किया था लेकिन उसके बरखिलाफ फैसले हुए हैं, आप ये फरमा रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, वेरिएंस हुई है, बाज़ औक़ात मिसकम्युनिकेशन हुई है। खान साहब ने कुछ बात कही, उसको मिसकम्युनिकेट कर दिया बाहर जाके लोगों ने, ये हुआ है। क्योंकि ये नहीं कि उनकी नीयत थी करने की, लेकिन देखिए बात ये है, जब बात किसी से आप करते हैं और जिन माहौल में बात होती है, अब मैं जेल में मुलाकात करता हूँ, जो और दूसरे लोग करते हैं, वो बड़ी ही एक मुश्किल सी जगह है जहाँ अव्वल तो पीछे प्रिंसिपल बैठा वो होता है, उसमें रिकॉर्डिंग हो रही होती है, माहौल ही नहीं होता है आपस में की जा सके। हमें कागज ले जाने की अंदर इजाजत नहीं होती, खान कागज पे लिख के कुछ दे नहीं सकता। बड़े मुश्किल हालात में पीटीआई, जाहिर है उसके अंदर क्या ही किस तरह की मुशावरत, और उसमें एहतमाल रहता है कि फिर बाहर आके बात जहन में ना रहे और कुछ और आगे डिलीवर हो जाए, कुछ और बात लिखने का भी हुई है। मैं समझता हूँ ये नहीं कि जिन्होंने आगे बाहर ये बात कही वो जानबूझ के कर रहे थे, लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि कोई चीज आप इन राइटिंग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे वहां पर हमें कागज ले जाने की इजाजत नहीं, पेन लेने की इजाजत, पेन भी हमसे ले लिया जाता है। तो जब तक मैं इस तरह की सूरत हाल में तो क्या ही, मैंने कहा कि भाई ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने जिस पर मुझसे बात करनी है, नहीं ये नहीं जा सकता, ये इस तरह से तो ज्यादती हो रही। तो और अंदर से भी प्रोवाइड नहीं करते, एक होता है कि सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से हामिद खान साहब आपको ना ले जाने दिया जाए, लेकिन खुद प्रोवाइड कर दें अपनी मर्जी का कोई बॉल पॉइंट और पेपर, वो भी नहीं देते, वो भी नहीं देते जी, वो बड़ा मसला है। अच्छा, एक आखिरी चीज हामिद खान साहब, वो ये कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबसे सीनियर कानूनदान हैं और मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी राय काफी मुख्तलिफ है, जो इस वक्त केसेस देख रही है टीम्स, उनसे आपसे मशवरा नहीं करते? ये नहीं, हम मशवरा तो आपस में करते हैं और ये केसेस को ओवरसी भी मैंने किया है। मेरे नजदीक पता नहीं अभी पेशावर हाई कोर्ट का जामे फैसला अभी मेरे पास आया नहीं, आज ये कल में आ जाएगा, तो फिर उसके ऊपर मजीद मशावरत हम करेंगे अली जफर साहब के साथ और काजी अनवर और दूसरों के साथ। ठीक है, मेरे नजदीक ये चांसेस हैं इन हालात में भी। ठीक है, इसमें हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो इलेक्शन एक्ट की जो शिके हैं उसकी वजह से, लेकिन मैं इसके बावजूद भी समझता हूँ कि गुंजाइश मौजूद है जिसमें आईनी तौर पर ये इसकी तशरीह हो सकती है। तो अब ज्यादा एम्फेसिस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रहेगा, जमहूरियत का तकाजा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, योर पॉइंट टेकन, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खान साहब ने अपना कीमती वक्त दिया और ये कि हुकूमत की स्ट्रैटेजी, इसका मतलब है बड़ी कामयाब रह रही है कि एक डिसरे की सिचुएशन, एक मिसकम्युनिकेशन की सिचुएशन क्रिएट की जाए और उसकी वजह से फिर आगे जो मामला सामने हमें नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अमेरिका में 2-3 दिन के बाद एक कांग्रेस की सब कमेटी ने डोनाल्ड लू साहब को बुला लिया और उन्होंने कहा कि बताएं ज़रा मामला क्या हुआ था, और वहाँ पे उन्होंने एक जो सेशन रखा है ना, उसका उन्वान ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस के बाद जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है और पाक अमेरिका ताल्लुकात कहाँ पे जाएंगे। डोनाल्ड लू जो वहाँ पे बयान देंगे, ये कितना अनयूजुअल मामला है और क्या वहाँ पे बातचीत हो सकती है। हमारे साथ आदिल नजम साहब अमेरिका से मौजूद होंगे, स्टे विद अस। आज से 3-4 रोज बाद बुध के रोज अमेरिका की कांग्रेस की एक सब कमेटी एक हेयरिंग रख रही है और उसका उन्वान है कि पाकिस्तान इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान में जायजा लिया जाएगा कि जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है और अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात आगे कैसे रहेंगे। और वहाँ पे जो मरकजी मेहमान ही कहूँगा मैं, वो डोनाल्ड लू साहब होंगे वहाँ पे, जो साइफर केस के बड़े मरकजी किरदार रहे हैं, आपको पता ही है उनका। हमारे साथ डॉक्टर आदिल नजम साहब मौजूद हैं अमेरिका से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम सर। सबसे पहले समझाएं ज़रा हमें कि ये जो एक हेयरिंग रखी गई है कांग्रेस की सब कमेटी ने जो रखी है और जिसमें डोनाल्ड लू आ रहे हैं, ये क्या उनको ज़रूरत पड़ गई? वो इतने इंटरेस्टेड अमेरिकी कांग्रेसमैन क्यों है कि पाकिस्तान में इलेक्शन
इलेक्शंस के बाद सूरत हाल क्या बन रही है, डेमोक्रेसी कहाँ पे जाएगी, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात तो चले समझ आता है, और फिर डोनाल्ड लू, मैं तो मुतनाज़ कहूँगा, एक कैरेक्टर है, उनको बुला के ये और फिर ये लाइव दिखाई जाएगी। सो व्हाट्स द रीज़न, क्या होता क्या है सर ये मामला, ज़रा हमें समझाइएगा। यार बहुत शुक्रिया टू हैव मी। मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादातर जो आपने चीज़ें बताई कहीं, उसमें इतनी हैरत की ज़रूरत नहीं है जितनी शायद हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। अमेरिकन कांग्रेस का जो वे ऑफ वर्किंग है वो कमेटीज़ और सब कमेटीज़ ही हैं, और हर रोज़ किसी भी हफ्ते हर रोज़ 3, 4, 5 कमेटीज़ सब कमेटीज़ की कोई हेयरिंग हो रही होती। मसलन इसी हफ्ते जो है ये एक कमेटी की सब कमेटी है, कमेटी है फॉरेन अफेयर्स की, उसकी एक सब कमेटी है मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, एशिया की। उसको एक जो कांग्रेसमैन है उन्होंने कहा जनाब मैं ये हियरिंग करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत और डेमोक्रेसी का इस वक्त क्या हाल है। तो ये एक रेगुलर वर्किंग प्रोसेस उस लिहाज से है। ऐसा नहीं है कि अहम नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ी अजीब चीज़ हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन टूट गया। और उसमें जो हेयरिंग्स होती हैं, मसलन इसी हफ्ते एक हो रही है अफगानिस्तान से अमेरिकन फौज क्यों गई, इसी हफ्ते एक हो रही है कि कंबोडिया के बारे में, इसी हफ्ते जो है तकरीबन उसी दिन 3, 4 और कमेटी मेंबर्स होंगे। जहां एक और मेरी गुजारिश होगी कि लू साहब का बुलाना हमारे लिए खबर है, उनके लिए खबर नहीं है, क्योंकि इस कमेटी की अगर हेयरिंग पाकिस्तान पे होती है तो किसी और को आप बुला नहीं सकते। अमेरिकन जो सरकारी है, जो फॉरेन ऑफिस है उनका, जिसको स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं, उसमें पाकिस्तान का डेस्क जो है वो डोनाल्ड लू उसको लीड करते हैं। तो ये नहीं है कि उन्होंने कहा लू तू आ जाए थे तुम्हारा जो है ना पाकिस्तान के टीवी चैनल बड़ी बातें करते हैं, तो हमें बताओ क्यों वो इतने मशहूर हो गए पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पे हेयरिंग करनी है, फॉरेन ऑफिस में कौन शख्स है जो पाकिस्तान से डील करता है, उस शख्स का नाम हैपेंस टू बी डोनाल्ड लू। सो एक लिहाज से आई विल से हाउएवर कि ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अमेरिका के लिए। अच्छा, उसमें एक चीज मैं एक और चीज समझाइएगा जरा आदिल साहब, वो ये है कि 2022 में, और जब ये सब मामला आया था, जब अलेज किया चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कि ये साजिश हुई, ये सब मामला हुआ, उसके चंद ही रोज के बाद ही वाज ऑन अ विजिट टू इंडिया डोनाल्ड लू। वहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स ने उनका इंटरव्यू किया और उनसे पूछा इस बाबत कि ये आपने इस तरह की कुछ धमकी दी थी, कुछ मामला हुआ था, तो आगे से उनका जवाब ये था कि हम जो पाकिस्तान में आईनी अमल चल रहा है, यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उसको हम क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस और रूल ऑफ लॉ की। तो दोबारा उसके बाद उनसे पूछा कि नहीं बताएं आपने कहा था ये धमकी दी थी, उन्होंने कहा कि दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू ऑन दैट क्वेश्चन। ये बात अब कमेटी के अंदर तो वो नहीं कर सकेंगे कि जब उनसे पूछें कि क्या हुआ तो वो ये तो नहीं कहेंगे वहाँ पे जाके कि हम बहुत एहतराम करते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो कानूनी प्रोसेस या आईनी प्रोसेस चला था, और बस इतना ही बता सकता हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि हमने भी कमेटी की हियरिंग्स ऑफ एंड ऑन हम देखते रहते हैं, जैसे वो ज़करबर्ग साहब को बुलाया हुआ था तो हमने देखा है कि किस तरह से वो सवालात पूछ रहे होते हैं कांग्रेसमैन। तो उनको बताएंगे ना वो कुछ कि एग्जैक्टली उन्होंने बात क्या की थी, या गोलमोल कर सकते हैं वहाँ पे? अगर ये सवाल पूछेंगे, मतलब हेयरिंग, मैं जानता नहीं हूँ कि हेयरिंग का जो टाइटल है, मैंने तो सिर्फ उसकी कॉल है वो पढ़ी है। उस कॉल का ताल्लुक किसी शाइफर से नहीं है। उस कॉल का ताल्लुक ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुई है और उस इलेक्शन पे मुनाज़ा भी है और उस इलेक्शन पे गुफ्तगू हो रही है, और पाकिस्तान की इस इलेक्शन का पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात पे क्या असर होगा। बिल्कुल। हाँ, जो आपका सवाल है, जहां तक पब्लिक है, मेरे ख्याल में जिस किस्म का उन्होंने जवाब दिया वो ही जवाब देना चाहिए, और वो ही जवाब हमेशा आपको स्टेट डिपार्टमेंट से ही मिलता है। यार आपस की बात है, हमारे यहाँ जो है ना, हम पॉलिटिशियन जो है वो जरा ज्यादा ही खुल जाते हैं। सरकारी जवाब ऐसे ही आने चाहिए कि यार तुम्हारा काम नहीं है, मैंने जो किया तो किया। जहां तक हेयरिंग की बात है, अगर उनसे इस किस्म का जवाब हुआ तो देन ही विल प्रोबेबली, जो भी वो होगा वो कह देंगे कि हमने क्या धमकी दी या नहीं दी। उनका मौक़िफ़ यही है कि हमने धमकी नहीं। हमें तो देखें सर, सुन के बड़ी खुशी ये होती है कि वहाँ पे एक हेयरिंग हो रही है और उस पे वो एक सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ पे वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, यहाँ पे वो इन कैमरा होती हैं, वहाँ पे लाइव दिखाना है उन्होंने। ये भी एक बड़ी सारी हेयरिंग जो है वो लाइव होती है। अच्छा, मैं हेयरिंग्स आर लाइव, ऐसा नहीं है कि ये कोई खास लाइव है। वो हर हेयरिंग जो होती है वो लाइव होती है। एक चैनल है वो सारे सुबह से शाम तक यही देता है, और दूसरे भी देते हैं, आप इंटरनेट पे भी देख सकेंगे। और यकीनन पाकिस्तान में इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगी। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकी जो खबर साइकिल है, अनलेस इसमें से कोई बहुत बड़ा इंकशाफ निकलता है, जो निकल सकता है, अनलेस वो होता है, तो ये ऐसी हेयरिंग नहीं है कि ये अमेरिका की खबरों में आ जाएगा। लेकिन मैं अगेन इस पे साउंड की अनइम्पॉर्टेंट है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये अमेरिकन सियासत के लिए इतनी अहम नहीं है, ये पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम है, क्योंकि डोनाल्ड लू का, साइफर का,
इलेक्शन का मसला जो है वो हमारी मौजूदा सियासत पे उसका साया बहुत सा। अच्छा, वो बीच में बात थोड़ी सी रह गई, मेरा ख्याल है वो मैं भी भूल गया, वो आप भी थोड़ा सा वो हो गया कि पीटीआई यूएसए जो क्लेम कर रही है कि हमारे प्रेशर की वजह से ये हुआ है सब कुछ, या फिर इलेक्टोरेट है अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है उन कांग्रेसमैन का, उसकी वजह से शायद ये टेकअप किया गया है। इसमें कुछ सच्चाई है? मेरे ख्याल में है, मेरे ख्याल में है। पीटीआई जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसमें जो पीटीआई के हामी हैं जो बहुत ज्यादा है, जो आपको पाकिस्तानी बैरून मुल्क से नजर आते हैं उनमें पीटीआई की बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और ये हेयरिंग जो है अगर सिर्फ उस वजह से नहीं हुई तो यकीनन उसकी वजह से ज्यादा अहम भी हो गई है। एंड आई वुड से कि उसका इसमें बहुत ज्यादा हाथ है, क्योंकि वो जो पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका में रहते हैं, अगर वो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वो बड़ी विजिबली पुश कर रहे हैं अमेरिकन कांग्रेस को कि जनाब आप इस पे कुछ ना कुछ सोचें। और वो जो है वो सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर नहीं है, वो तो अमेरिकन कांग्रेसमैन के वोटर हैं। और कुछ माह में अमेरिका में इलेक्शन हो रही है, तो जब वो कांग्रेस को पुश करते हैं तो उसका मकसद ये नहीं होता कि कांग्रेस को पाकिस्तान, यही मैं इसी नुक्ते पे आना चाहता कि कांग्रेस पाकिस्तान पे सडनली बड़ी इंटरेस्टेड हो गई। लेकिन वो जो कांग्रेसमैन है, मसलन ये जो कमेटी मीटिंग है ये बुलाई है मेरे ख्याल में नॉर्थ कैरोलिना के किसी कांग्रेसमैन ने जो रिपब्लिकन है, तो एक कांग्रेसमैन भी बुला सकता है उस कमेटी पे। उनका प्रेशर जो है वो यकीनन मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी अमेरिकन जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं, जो यूएस वोटर्स हैं, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग यूएस वोटर्स, they have been able to put this front of the line. उनके अपने मुफाद की वहाँ पे बात है। अच्छा, इससे थोड़ा सा हट के जाते जाते एक ये बता दीजिएगा, आखिरी 2 मिनट है हमारे पास, एक दो चीज़ों को इस चीज़ के साथ पैक किया जाता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स जो हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बेहतर है इस वक्त, जो ग्राफ्स हैं आने वाले इलेक्शंस के हवाले से, 2 चीज़ें उसके अंदर बता दीजिएगा। विल डोनाल्ड ट्रंप भी, और ये आपने सिर्फ अपना तज्जिया देना है इसके ऊपर, कोर्ट्स क्या फैसले बनते हैं आगे वो अपनी जगह पे, लेकिन विल डोनाल्ड ट्रंप भी अलाउड कि वो इलेक्शन आगे कंटेस्ट करे और वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट आने देगी उसको? और उसके साथ एक और चीज़ जोड़ दी जाती है कि वो डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो इधर कहीं तहरीक इंसाफ का बहुत फायदा हो जाएगा, या वो एक्स्ट्रा को फेवर देगा, इस तरह की क्या, इन दोनों चीज़ों के ऊपर जरा कमेंट कर दीजिएगा। यार वक्त आपके पास कम है, वेरी ब्रीफली मैं सिर्फ तज्जिया दे सकता हूँ। लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी दी नेक्स्ट प्रेसिडेंट। इस वक्त जो है चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही लग रही हैं, और ऐसा नहीं लगता कि अगर सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कोई इतना बड़ा चीज़ कर दे कि सारा जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाए, ऐसा नहीं लगता। सो लगता यही है कि इस वक्त इलेक्शन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन के दरमियान होगी। लगता ये है कि इट इज़ एटलीस्ट लाइकली और मोर देन स्लाइटली लाइकली कि डोनाल्ड ट्रंप जीत सके, ऑल्दो क्लोज हैं, बिल्कुल कोई ऑब्वियस नहीं। जहाँ तक दूसरा सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, जो बाइडन आ जाए, खंबा आ जाए या कुछ और आ जाए, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पे मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, एक्सेप्ट इन ऑप्टिक्स। स्टाइल का फर्क पड़ता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल को जरूरत से ज्यादा है, लेकिन सब्सटेंस का फर्क जो है वो नहीं पड़ता। इस वक्त आप जो हैं, हम जो हैं, पाकिस्तान जो है वो स्टेट टू स्टेट पॉलिसी रहेगी। सिर्फ एक वो छोटी सी चीज, वो जो केसेस हैं डोनाल्ड ट्रंप की राह में, आपको लगता है वो भी रुकावट नहीं बनेंगे एंड ही विल बी एबल टू कंटेस्ट? इस वक्त नहीं लग रहा। अगेन इस वक्त जो है जिस तरह के जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, और बिल्कुल ये कि जब एक तरह से मैं सर आई एम रियली सॉरी टू कट यू हियर, वो एक्चुअली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आपने मतलब बड़ा मजा आया, सवालों के जो जवाब दिए, जो तशनगी थी वो पूरी हो गई है। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। खैर बुध को ये मामला देखते हैं और फिर खैर कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है इसी प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।